हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी कि अर्थ पोल्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज रखती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ इज़ नॉट अ कंप्लीट स्फीयर का मतलब अर्थ कुछ इस शेप की दिखाई देती है, यानी कि ये पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर के आसपास का बल्ज देखने को मिलेगा। अब आप पोल और इक्वेटर इन वर्ड्स से फैमिलियर नहीं होंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आज इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, आपने ग्लोब तो देखा ही होगा अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अर्थ पे जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको एक छोटा उसी तरीके से छोटे रूप में दिखाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक ग्लोब देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ग्लोब कई साइज़ के हो सकते हैं, बड़े, बहुत बड़े जिनको आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, छोटे छोटे ग्लोब जिनको आप पॉकेट में डाल के रख सकते हैं, और बलून के शेप में भी ग्लोब आते हैं जिनको आप फुला सकते हैं। ठीक है, और इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी ग्लोब फिक्स नहीं है, उसको रोटेट किया जा सकता है। किसके अलॉन्ग? एक एक्सिस के अलॉन्ग, जिसके हम रोटेट कर सकते हैं। सेम इन द वे एक कुम्हार जो पॉटर होता है वो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जिस प्रकार से वो मूवमेंट होती है उसकी, सेम टू सेम ग्लोब पे भी आप मूवमेंट कर सकते हैं एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये एक्सिस क्या होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। अर्थ है, इस पे किसी जगह की पोजीशन को दिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी जगह की लोकेशन को कैसे दिखाएंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और वो किसके अलॉन्ग टिल्टेड होता है? वो एक्सिस के अलॉन्ग टिल्ट होता है। यहाँ पे देखिए, ये ग्लोब है, यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक एक इसकी एक्सिस है इस प्रकार से, और उसके अलॉन्ग ये टिल्ट दिखा रहा है, आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है। टिल्ट का मतलब होता है हल्का सा मुड़ा होना, यानी रियलिटी में तो ऐसा होना चाहिए लेकिन ये हल्का हल्का सा मुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा ये है 23.5 डिग्री का टिल्ट। ठीक है, इस, और ये है इसकी एक्सिस। क्या है ये इसकी एक्सिस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ ग्लोब को हम मूव कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब सबसे पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं। देखो, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये टॉप वाली साइड होती है नॉर्थ, जो सबसे नीचे होता है उसे बोलते हैं साउथ। ठीक है, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये ईस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक है, तो अर्थ कैसे मूव करती है? अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे अर्थ मूव करती है। जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। गूगल अर्थ, गूगल अर्थ, गूगल अर्थ, ये देखो। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखो, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ मूवमेंट करती है इस पॉइंट से ऐसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ का मूवमेंट रहता है। ठीक है, नाउ नाउ और ये मूवमेंट अपने एक्सेस के अलोंग करती है। लेकिन जो रियल अर्थ है उसमें तो ऐसी कोई निडल, ऐसी कोई सुई हमें देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये भी अपनी एक्सेस के अलोंग मूव करती है, जो कि इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस प्रकार से एक्सेस एक इमेजनरी लाइन है, उसी प्रकार एक दूसरी काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है इक्वेटर। और इक्वेटर को हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये जो हेमिस्फेयर्स हैं, जो हेमिस्फेयर है वो क्या होते हैं? इक्वल हाफ्स होते हैं, मतलब इक्वल साइज के होते हैं। इसीलिए इक्वेटर एक ऐसी सर्क्युलर लाइन है
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ के ऊपर, यानी इसी इक्वेटर से हम बहुत सारी जगहों की लोकेशन को पता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं। अब सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखो, अगर अर्थ के ऊपर मैं ऐसी लेटी हुई लाइंस बना दूं इस प्रकार से, इन लेटी हुई लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड होता क्या है? अगर हम अर्थ के सेंटर में जाएं, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, ये अर्थ का सेंटर है। यहाँ पे अगर हम चंदा रख के देखें तो एंगल जितने का बन रहा है उसी जगह से एक लैटिट्यूड बनता है। फॉर एग्जांपल ये एकदम 0 डिग्री है, जस्ट ऊपर यहाँ पे 10 डिग्री है, और इस पॉइंट्स को अगर अर्थ के चारों ओर घुमा दिया जाए तो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड। थोड़ा ऊपर गए ये 20 डिग्री हो गया, इस पूरे को पूरा घुमा दिया, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखो पूरा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। यहाँ से गए थे अंदर से 10 डिग्री, पूरा अर्थ के चारों ओर घूम के आया, 20 डिग्री पूरा अर्थ के चारों ओर घूम के आया, 30 डिग्री पूरा अर्थ के चारों ओर घूम गए, और सिमिलरली ऐसे करते करते हम 90 तक गए। अब इस 10 के बीच में भी कई सारे होंगे, 1 2 करते 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 10 पे आया होगा, फिर 11 12 से करते 20 पे आया होगा। नाउ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। यहाँ पैरेलल्स का मतलब होता है समानांतर, यानी कि एक लैटिट्यूडनल लाइन दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन की क्या होती है? समांतर होती है, पैरेलल होती है। अब समांतर को हम समझने का मतलब क्या होता है? समांतर लाइंस का मतलब दो ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो। दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो, चाहे वो पॉइंट इन्फिनिटी यानी अनंत तक ये लाइनें चलती जाए, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली। इसीलिए आप देखें यहाँ पे कि एक 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और हर जगह पूरे ग्लोब के ऊपर ये सेम होगी। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। ये देखो यहाँ से ये पूरे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, और मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीचों बीच इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर से ऐसे लाइन गुजारूँ यहाँ पे, जो कि 0 डिग्री होगी, मैंने चांदे का यूज़ नहीं किया, ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। इक्वेटर से जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ हैं वो क्या हो गई? नॉर्दर्न साइड में हो गई, और जो भी नीचे की तरफ है वो सदर्न साइड में हो गई। तो नॉर्थ में जो भी लैटिट्यूड्स हैं उनके अंत में हम एन लगा देते हैं, और जो साउथ में उनके अंत में एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसके अगर 10 डिग्री आप ऊपर गए हो, ऊपर मतलब नॉर्थ उत्तर की दिशा में, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 40 डिग्री नॉर्थ हो गया, और सिमिलरली करते करते ऊपर आते आते 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। इसी प्रकार अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, करते 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 अंत में 90 डिग्री साउथ आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, यही तो बात यहाँ कही गई कि मैंने अभी बोला कि इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और ये कभी आपस में मिलती नहीं है। अब लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं? अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ इक्वेटर से ऊपर की तरफ 90s आ रहे हैं, 10 हो गए, 20 हो गए, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 लाइन्स ऐसे जाएगी। इसी प्रकार इक्वेटर के नीचे कितनी है? 90 है, ये रहा 90 तक, ये 90, ये 90, टोटल कितनी हो गई? 180, और इक्वेटर को ऐड कर लो साथ में 1, टोटल 181 लैटिट्यूडनल सर्कल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने सर्कल्स क्यों बोला? ध्यान से देखो, ये अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने की वजह से एक परफेक्ट सर्कल का शेप दे रहे हैं। तो लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने हो गए? 181 हो गए। दो कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार आने वाली लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो टोटल रेखाएं तो 181 होती है, लेकिन सर्कल्स यानी एक वृत्त कितना होगा? एक गोल गोल ऐसे वृत्त कितने बनेंगे? तो 179 बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ पोल पे जाके और साउथ पोल पे जाके ये जो लैटिट्यूडनल है ये एक पॉइंट का शेप ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना पा रहे, इसलिए अगर 181 में से
2 को माइनस कर लेंगे तो 179 लैटिट्यूडनल सर्कल्स बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहीं पे वो सेम चीज़ लिखी गई है कि लैटिट्यूड इमेजनरी लाइन होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस, अभी मैंने बोला ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इससे एंगल्स से जो डिस्टेंस बन रही है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। 1 डिग्री 111 किलोमीटर, टोटल 181 होते हैं। लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं? 179। ठीक है, अब लैटिट्यूडनल सर्कल्स से आप एक चीज़ यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इक्वेटर है वो बहुत बड़ा सर्कल है। धीरे धीरे करते सर्कल्स की साइज छोटी हो रही है, यानी कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूडनल सर्कल्स की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस होते चले जाएगी, यानी कम होते चले जाएगी। अब इन लैटिट्यूड्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट को समझने के लिए। क्लाइमेट का मतलब होता है मतलब वेदर वगैरह कैसा है, लंबे समय का जो वेदर का एक डाटा होता है उसे बोलते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर जोन्स अभी हम पढ़ेंगे। विंड सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, इन सबको पढ़ने में हम किसका यूज़ करते हैं? लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं। अब हम टेम्परेचर जोन को पढ़ लेते हैं। देखो, कुछ लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है। इक्वेटर को हम किसके नाम से जानते हैं? 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार ऊपर चलता जाऊंगा तो धीरे धीरे एक लैटिट्यूड आएगा जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे हम, धीरे धीरे चलते हम यहाँ पहुँचे 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में। इसको हम किसके नाम से बताएंगे? इसको हम बुलाएंगे आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन पाया जाता है। आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और धीरे धीरे और ऊपर गए तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। सिमिलरली अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे साउथ की तरफ आएंगे, ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होगा, साउथ में जो होगा उसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, और नीचे गए तो 66.5 डिग्री साउथ आएगा, उसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और 90 डिग्री जो साउथ आएगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। नाउ अर्थ, ये अर्थ को हम अलग अलग इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में बांटते हैं। नाउ मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट वेट मिनट, मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ यहाँ पे। चलो, काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पे मान लो मैंने एक सन की पिक्चर बनाई, ये अपना सन है। देखो, सनलाइट अर्थ के हर पार्ट पे इक्वली नहीं पड़ती। कहीं सन की जो रेज होती है वो एकदम सीधी पड़ती हैं, तो कहीं तिरछी पड़ती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि ये वाला पूरा इलाका, यहाँ तक, इस पूरे इलाके के अंदर, इसमें कलर चेंज करता हूँ, ये पूरा इलाका, इसके अंदर डायरेक्ट सनरेज गिरती हैं, एकदम सीधी सनरेज गिरती है। अब अगर सीधी सनरेज गिरेगी तो इस एरिया के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, है कि नहीं? हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है तो इसीलिए इसको हम टॉरिड जोन के नाम से भी जानते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट टॉरिड जोन। ठीक है, हिंदी में बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं।
तो यूपीएससी में भी एक बार सवाल पूछा गया था कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती है, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक गिरती है। अब मैं बार बार ये 23.5 क्यों यूज़ कर रहा हूँ? अभी हमने पढ़ा कि अर्थ अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सनराइज डायरेक्ट गिरती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहती है और इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंध या फिर इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ना जैसे से हम आगे बढ़े तो हमने एक चीज़ नोट करी कि जो सन की डायरेक्ट सनरेज होती है वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बीच में एकदम स्लांट वे में गिरती है, एकदम सीधी नहीं गिरती, मतलब तिरछी सनरेज गिरती है इस प्रकार से। अब सनरेज के इस वजह से गिरने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट टेम्परेचर होगा विद कंपैरिजन टू टॉरिड जोन, इसीलिए हम इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। नाउ अगर ये इक्वेटर के ऊपर है तो इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से इसे उत्तरी शीतोष्ण और नीचे होने की वजह से दक्षिणी शीतोष्ण, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ मतलब कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच है, यानी जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है उसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट टेम्परेचर होता है अगर हम टॉरिड जोन का कंपैरिजन करें उसकी तुलना में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, यहाँ पे थोड़ी कम हीट होगी। शीतोष्ण, शीत मतलब थोड़ा ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, यानी ठंडा और गर्म का मिक्सचर है। यहाँ पे उष्ण कटिबंध था टॉरिड जोन में, तो यहाँ पे बहुत हाई हीट पड़ती थी। और जैसे जैसे हम 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये इलाका फ्रिजिड है। फ्रिजिड से आप पढ़ सकते हैं फ्रिज, फ्रिज बहुत ठंडा होता है। सिमिलरली फ्रिजिड जोन भी बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे आइस कैप्स आपको देखने को मिलती है, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं और ये परमानेंट ठंडे ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रिजिड जोन है और यहाँ पे भी फ्रिजिड जोन है और इनको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। अगर इक्वेटर के ऊपर की तरफ है तो उत्तरी शीत कटिबंध नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और अगर इक्वेटर के नीचे की साइड है तो साउथ फ्रिजिड जोन दक्षिणी शीत कटिबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हीट जोन्स को पढ़ने में हेल्प करता है। जब हम आगे फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रॉपिकल क्या होते हैं, टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टॉरिड जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच के इलाके में सन की जो रेज होगी वो एकदम सीधी सीधी पड़ेगी और सीधी सन रेज पड़ने की वजह से ये वाला इलाका बहुत ही गर्म रहेगा, इसीलिए हम इसे टॉरिड जोन या फिर उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 67.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच के इलाके में सन रेज स्लांट गिरती हैं, यानी थोड़ी तिरछी गिरती हैं, और तिरछी सन रेज गिरने की वजह से ये रिलेटिवली थोड़ा ठंडा होगा जब हम टॉरिड जोन का कंपैरिजन करें, इसीलिए इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। चूँकि ये इक्वेटर के ऊपर की साइड है इसीलिए हम इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, और अगर ये इक्वेटर के साउथ की साइड में होता है तो इसे साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है, और यहाँ पे भी स्लांट सनरेज गिरती हैं। और 67.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ये वाला इलाका और 90 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में सन की डायरेक्ट सनरेज नहीं गिरती और हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब टिल्ट के साथ गिरती है, इसलिए ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए हम इसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ फ्रिजिड जोन और नीचे वाला सदर्न फ्रिजिड जोन कहलाता है। हिंदी में ये रही पिक्चर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम अपनी NCERT के साथ। जैसे हमने ये सब पढ़ लिया, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। देखो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, हम पढ़ चुके हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ ये रहे जितने भी सर्कल्स हैं इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, समांतर अक्षांश, ठीक है। लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जा सकता है, मतलब जाता है, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से। इक्वेटर 0 डिग्री को दिखाता है, ये रहा इक्वेटर और ये होता है 0 डिग्री, ठीक है। सिंस यानी कि हालांकि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से हर पोल्स की तरफ वो 1/4 होता है ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है
कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये रहा एक सर्कल, ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कैसे? देखो यार, अरे एक मिनट, मैं ले लेता हूँ। सर्कल वापस बनाया, इसको बंद किया, यहाँ पे आते हैं। देखो ये लाइन खींची, 0 डिग्री से करते 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 ये 90 डिग्री चले गए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 इंटू में 4, 360 डिग्री का होता है। ये रही 360 डिग्री, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अगर मैं 1/4 कर दूँ 360 का, तो मुझे 90 डिग्री मिलते हैं। और क्या कहा गया है कि अगर आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ चले जाएंगे तो आपको 1/4 मिलेगा एक सर्कल का, ठीक है। तो ये 1/4 मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे भी 0 से 90 डिग्री तक गए थे और यहाँ से भी 0 से 90 डिग्री तक गए थे। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड उनको एन से दिखाते हैं नॉर्थ से, और जितने भी नीचे उनको साउथ से दिखाते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब इक्वेटर का यूज़ क्या है और लैटिट्यूड्स का यूज़ क्या है, ये हम पढ़ लिए। क्लाइमेटोलॉजी में यूज़ होता है। लेकिन अगर ब्रॉड व्यू में देखा जाए तो किसी भी जगह की अगर लोकेशन पता करनी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट अर्थ खोलता हूँ, गूगल अर्थ। ठीक है, अगर आप गूगल अर्थ को ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये देखो ये इक्वेटर है। यहाँ पे इक्वेटर दिखा। इक्वेटर के जैसे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चंद्रपुर। कहाँ पे? इंडिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर, और ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। तो ये इंडिया आ गया अपना प्यारा देश। अपने प्यारे देश के अंदर महाराष्ट्र कहाँ गया? ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 20 डिग्री ये जो है इसी के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्रपुर पड़ेगा, ठीक है। अब जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है। लेकिन अगर हम बात करें बेला हॉरिजॉन्टे, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि ब्राज़ील के अंदर पड़ता है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, और 20 डिग्री साउथ पे पड़ता है। यहीं कहीं इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको बेला हॉरिजॉन्टे देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बोला कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ पे है और बेला हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ पे है। अगर मैं आपको नॉर्थ और साउथ नहीं बोल के मैं बोल देता कि चंद्रपुर 20 डिग्री पे है और बेला हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री पे है, तो आप क्या उसकी फिक्स पोजीशन बता पाते? क्योंकि 20 डिग्री तो नॉर्थ में भी होता है और 20 डिग्री तो साउथ में भी होता है, और इतने बड़े सर्कल पे 20 डिग्री में से कहीं भी हो सकता है, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते थे। इसीलिए हमने नॉर्थ और साउथ वर्ड्स का यूज़ किया, ठीक है। अब हीट जोन्स की अगर हम बात करें तो देखो सन रेज गिर रही है, देखो इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में अगर जो सनरेज पड़ती है उसको हम बोलते हैं टॉर्रिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ तक आर्कटिक सर्कल के बीच को हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखो 23 है और ये 23.30 यानी 23.5। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर जो 66.5 डिग्री साउथ है, देखो 66 है, 66.5 डिग्री साउथ है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच का इलाका हो गया साउथ टेम्परेट जोन। और ये देखो मैंने बोला फ्रिजिड जोन, यहाँ पे परमानेंटली बर्फ़ रहती है, तो ये पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ इलाका है और ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपको 90 डिग्री नॉर्थ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के जो सर्कल्स होते हैं वो जैसे जैसे हम पोल के पास आएंगे तो वो छोटे होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा है, मतलब छोटा है, उसके दूर जाए थोड़ा बड़ा आया, फिर और बड़ा आया, और धीरे धीरे करते करते बड़ा होता गया। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे ना ये बहुत छोटा होता जाएगा, देखो, ठीक है, सर्कल्स। तो बस यही चीज़ मैंने बोला था कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूडनल सर्कल्स छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पे आपको सर्कल लैटिट्यूडनल तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये लाइंस भी देखने को मिल रही है। ये लाइंस क्या होती हैं उसको हम पढ़ने जाएंगे अब। इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते हैं, ठीक है। देखो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे,
इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये लॉन्गिट्यूड जाएगा और जाते जाते नीचे पूरा साउथ पोल में मिल जाएगा। इसी प्रकार ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है। इस प्रकार से ऐसे लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। सबसे पहले दिख रहा है प्राइम मरीडियन। अब प्राइम मरीडियन क्या है? देखो, लॉन्ग जैसे इक्वेटर के केस में तो फिक्स था कि हम अर्थ से आएंगे और बीचों बीच से निकाल लेंगे अर्थ के, ठीक है, और वो हो गया 0 डिग्री। लेकिन जब बात आई कि अगर हमें किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, जैसे मैंने बोला कि भाई राम नाम का एक लड़का है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो आप बोलोगे भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे भी हो सकता है राम, यहाँ पे भी हो सकता है राम, यहाँ पे भी हो सकता है राम, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं 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 पे भी हो सकता है राम, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि राम 20 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मरीडियन के क्रॉस सेक्शन पे है, और वो कहाँ पे? ये रहा एग्जैक्ट पॉइंट, ये रहा, मतलब राम कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। एग्जैक्ट मिल गया आपको राम की पोजीशन। तो अगर हमें किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो हमें लैटिट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें उस जगह का लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, तभी हम किसी जगह की पोजीशन बता सकते हैं। मैंने बोला एक लाइन है, इस लाइन पे मोहित खड़ा है, आप बोलोगे सर मोहित तो यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला इस लाइन के इस पॉइंट पे रोहित खड़ा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, अब एग्जैक्ट हमें पोजीशन मिल गई कि रोहित कहाँ खड़ा है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। तो अब इक्वेटर के केस में तो फिक्स था 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में फिक्स नहीं हो पाया कि हम कौन सी लाइन को रेफरेंस पॉइंट माने। तो उस समय क्या ब्रिटेन की चलती थी, और ब्रिटेन ने बोला कि भाई लंदन के अंदर एक जगह है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच से आप हमारे इस लाइन को पास करोगे और उसी लाइन को आप मानोगे मेन पॉइंट, और उसी हम मेन पॉइंट को हम बोलते हैं प्राइम मरीडियन, ठीक है। ये रहा प्राइम मरीडियन, ठीक। और ये कहाँ से निकलती है? ये लंदन से निकलती है। और इम्पॉर्टेंट होता है कि प्राइम मरीडियन किन किन देशों से पास होती है, तो आप ध्यान से देखें। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लंदन बोलते हैं, वहाँ से निकल रही है, ठीक है, फ्रांस से निकल रही है, स्पेन से निकल रही है, ठीक है, और धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्जीरिया से निकल रही है, ठीक है, अल्जीरिया देश से निकल रही है धीरे धीरे, और गए नीचे तो माली से निकल रही है, बुर्किना फासो, घाना, इन जगहों से निकल रही है। अब बात आती है कि इस चीज़ को हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो लॉन्गिट्यूड, इसको एक बार बंद कर देते हैं ना, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करती है। मैंने अभी बताया कि नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस यानी एंगल का डिस्टेंस है किसके? प्राइम मरीडियन 0 डिग्री से हम बोलते हैं। अभी मैंने बोला लंदन से जो पास करता है वहाँ से उसका एंगुलर डिस्टेंस है, वहाँ से एंगल का डिस्टेंस है। ये देखो ऊपर नॉर्थ पोल से पास होके साउथ पोल में जा रही है, और जो 0 डिग्री उसको हम बोलते हैं प्राइम मरीडियन। मरीडियन को हम हिंदी में बोलते हैं व्याम्योत्तर। क्या बोलते हैं? व्याम्योत्तर, ठीक है। नाउ हिंदी इज़ मच हार्ड देन इंग्लिश, ठीक है। नाउ अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें टोटल 360 होते हैं। देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप पूरा पूरा घूम के इधर जाओगे तो 180 यहाँ मिल जाएंगे, एक पूरा 180 यहाँ तक, और सिमिलरली 180 इस साइड, तो कितने हो गए? 360 हो गए। और 0 डिग्री अगर मैं बात करूँ ये है, अगर यहाँ पे जाओगे 180 डिग्री तो वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब किसी जगह पे टाइम क्या होगा उसका पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ हो गई। हाँ, लॉन्गिट्यूड के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ देखने को मिलती है? इक्वेटर पे देखने को मिलती है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे अगर आप देखें कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। यानी कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111.32 यानी 111.32 यानी 332 किलोमीटर होती है, और मिनिमम होती है 0 डिग्री जो कि होती है पोल्स पे। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। आगे बढ़ें, आगे हम बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं हीट जोन्स क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से सनरेज गिरती है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है पूरा का पूरा। टॉर्रिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फील्ड जोन क्या होता है, उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया।
अब किसी जगह की स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। नाउ अर्थ को हम सर्कल्स में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? सर्कल्स में बांटते हैं। देखो ये है अर्थ। अर्थ को हम अलग अलग पार्ट में अगर बांटें, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फेयर। सिमिलरली ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है। इसके इस साइड ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इंडिया अपना देश यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, नॉर्थ के अंदर है, और उसके अंदर भी फिक्स देखें तो ईस्ट के अंदर पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेट सर्कल क्या होता है? देखो कोई भी ऐसा सर्कल जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स के अंदर तोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। आप एक गेंद ले लें, एक बॉल ले लें, उस बॉल को आप बीचों बीच से काटें, उसके 2 पार्ट करें, तो उस जो लाइन आप देखेंगे पूरी की पूरी, उसको हम बोलेंगे क्या? ग्रेट सर्कल। नहीं समझ आया? अब समझाता हूँ। मैंने एक क्रिकेट बॉल ली और मैंने उस क्रिकेट बॉल को बीच से काट दिया। जहाँ से मैंने काटा, ये देखो ये लाइन आपको दिख रही है पूरी की पूरी। इस क्रिकेट बॉल को 2 बराबर पार्ट में तोड़ा। ऐसा नहीं है कि आधा पार्ट कम हो गया, कम ज़्यादा, कुछ नहीं, बराबर पार्ट्स में तोड़ा। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। अब क्रिकेट बॉल की जगह अपनी अर्थ को मान लो, और जो सर्कल है उसकी जगह आप मान लो इक्वेटर, कि भाई ये काम इक्वेटर ने किया है, ठीक है। नाउ ग्रेट सर्कल हो गया। देखो अब ग्रेट सर्कल का क्या यूज़ रहता है? अर्थ पे किन्हीं 2 पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कौन बताता है? ग्रेट डिस्टेंस, मतलब ग्रेट सर्कल बताता है। क्या सारे के सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है? बिल्कुल। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, साउथ में जाते हैं और पीछे से ही पूरा होके आते हैं, इस प्रकार से। लेकिन इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर केवल एकमात्र ही ग्रेट सर्कल था, बाकी सब ग्रेट सर्कल नहीं थे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ पे छोटे हो रहे हैं, लेकिन इक्वेटर पूरा पूरा अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इक्वेटर को भी हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं? ग्रेट सर्कल्स होते हैं। इक्वेटर केवल एकमात्र ऐसा लैटिट्यूड है, एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि एक ग्रेट सर्कल है, ठीक है। और कोई भी सर्कल जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको हम ग्रेट सर्कल, वृहत मतलब व्रत बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये देखो, एक मिनट, अरे ठीक है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, ये एक वृहत सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पीछे पूरा पूरा घूम के आएगा अर्थ पे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो किन्हीं 2 जगहों के बीच की अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है तो वो किससे पता होती है? वो ग्रेट सर्कल से ही पता होती है, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ लैटिट्यूड्स की तरह जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड इक्वल नहीं होते। यहाँ पे लिखा है अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड से विपरीत। लैटिट्यूड तो सब अलग अलग साइज़ के होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड सब इक्वल साइज़ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स की एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लगाने में सबको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्राइम मेरिडियन जो ब्रिटिश से पास हो रहा है उसको चूज़ कर लिया था। टोटल 0 डिग्री जो होगा उसे प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, और 180 डिग्री तक जाते हैं ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर इसीलिए लॉन्गिट्यूड किसी जगह का अगर हमें निकालना है तो अगर हमें ईस्ट साइड में जाना है तो हम उसको ई लगा देते हैं अंत में, और अगर वेस्ट साइड में जाना है तो अंत में वेस्ट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अगर हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का मतलब हो गया पूरब। और अगर हम वेस्ट की साइड जा रहे हैं 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। अब एक चीज़ बताओ, अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि इस साइड से इस साइड की तरफ रोटेट करती है। तो अगर ये सन है
तो सबसे पहले यहाँ पे रोशनी पड़ेगी और यहाँ पे सबसे पहले दिन होगा, यानी कि डे होगा। अगर हमें इसे और अच्छे समझना है तो हम अपना अर्थ वाला ग्लोब खोल देते। देखो ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अर्थ हमेशा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ रोटेट करती है, यानी कि इस तरह जाती है, ऐसे ऐसे घूमती जाती है, इस प्रकार से घूमती जाती है। यहाँ पे अपना सन है। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये घूम रही है तो सबसे पहले सनलाइट किस पार्ट पे पड़ेगी? इस पे। धीरे धीरे बाद में बारी इस नंबर की आएगी। मान लो कि मैं दो जगहें बनाता हूँ, ठीक है। एक जगह है ये आपकी ए, एक जगह है आपकी बी। सनलाइट पहले कहाँ पड़ेगी? पहले ए पे पड़ेगी, फिर अर्थ घूम के जब बी यहाँ पे आएगा तो फिर बी पे पड़ेगी, यानी पहले यहाँ पे दिन होगा। इसीलिए जापान को मतलब जापान में सबसे पहले दिन उगता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। अर्थ इस प्रकार से मूवमेंट करती है, देखो ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब डे में और नाइट में कैसे चेंज होता है, ठीक है। टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है उसको अब हम डिटेल में समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रिटिश में आते हैं, ब्रिटेन में। कहाँ गया ब्रिटेन? ये देखो, ये रहा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से एक लाइन पास करती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। अगर हम इस साइड जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ईस्ट, इस साइड जाएंगे तो हम बोलेंगे वेस्ट। मुझे एक बताओ चीज़, मान लो मैंने बोला सुबह के एक जगह, इन दोनों में से एक जगह में इन दोनों के बीच का अंतर है। मान लो एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है 1 घंटा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मान लो 10, एक जगह पे 10 बजे हैं, सुबह के 10 AM है, और एक जगह 11 बजे हैं, ठीक है। तो 11 कहाँ बजेंगे और 10 कहाँ बजेंगे, ठीक है। जो सूरज के आगे पहले आएगा, ठीक है, पहले ये आ गया, ठीक है, और ये आगे चला गया। तो मान लो यहाँ अगर 10 बजे हैं तो 1 घंटे बाद यहाँ पे 11 बज जाएंगे, ठीक है। ये जगह पहले, यहाँ पे जल्दी होगी चीज़, यहाँ पे लेट होगी। ये आगे है, ये थोड़ा आगे है, इस साइड वाला आगे रहेगा, ठीक है। एक जगह ये, एक जगह ये, आगे कौन सा टाइम में? ये टाइम में आगे है, ये टाइम में थोड़ा सा पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ से पहले ये सन के आगे से होकर गुजर गया, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं इसको, इसको हटाओ। देखो, अर्थ एक गोल स्फीयर है, ठीक है। अर्थ एक गोल स्फीयर है, यानी कि 360 डिग्री है। 360 डिग्री ये 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट, मतलब सॉरी यार, 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। यानी कि 24 आवर्स के अंदर अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे के अंदर अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, इसका मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी कि हर 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है ना। अगर हम ग्रीनविच के यानी 0 डिग्री के ईस्ट में जाएंगे तो ये एरिया सन के कांटेक्ट में पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। जो पहले आएगा वहाँ पे टाइम पहले निकल जाएगा और उसमें बाद में निकलेगा। यानी यहाँ पे अगर दिन थोड़ा पहले उगेगा, यहाँ दिन थोड़ा लेट उगेगा। ये थोड़ा आगे निकल रहा है, ये थोड़ा आगे है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमें टाइम क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रीनविच के इधर जाएंगे तो हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा इधर गए ये 15 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 12 AM दोपहर के 12 बजे, 12 PM सॉरी, दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या टाइम होगा? 15 डिग्री यानी 1 घंटा, यानी कि यहाँ पे 1 PM हो जाएगा। थोड़ा मैं 15 डिग्री और गया, यानी कि टोटल 30 डिग्री चला गया। यहाँ से टोटल 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 15-15 के 2 सेशन, और 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो यानी 2 PM हो जाएगा। धीरे धीरे और आगे बढ़ा, ऐसे करते करते मैं आया 82.5 डिग्री पे। तो ये 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे होता है। इसीलिए अपना इंडिया ग्रीनविच से
इंडिया जो है, अपना देश इंडिया, वो ग्रीनविच से 5 आवर्स यानी लंदन से 5 आवर और 30 मिनट्स आगे रहता है। ठीक है, यानी कि अगर लंदन में 12 बजे हैं, 12 PM हो रखी है, तो इंडिया में क्या टाइम होगा पता है आपको? इंडिया में होगा 5:30। ठीक है, ये चीज़ आपको, अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया वो सारा का सारा यहाँ लिखा गया है कि भाई टाइम को मेज़र करने का जो अर्थ में बेस्ट चीज़ होती है वो होती है अर्थ की मूवमेंट, मून की मूवमेंट और प्लैनेट्स की मूवमेंट। ठीक है, सन रेगुलरली राइज करता है और सेट होता है नेचुरली, और ये बेस्ट टाइम कीपर होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, किसी भी जगह का लोकल टाइम है उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि सन की शैडो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मतलब मैंने बड़ा सा मतलब पिलर खड़ा कर दिया, सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी शैडो थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, अगर यहाँ है तो शैडो होगी ही नहीं, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को यहाँ बनाऊँ तो इसकी पूरी की पूरी शैडो यहाँ पे पड़ेगी, शैडो बड़ी हो गई। तो इसमें यही चीज़ लिखी गई है कि जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब एकदम इसके ऊपर की तरफ होगा, तो जो शैडो होगी वो बहुत छोटी सी होगी। फिर यहाँ पे लिखा गया कि अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स के अंदर, 15 डिग्री 1 घंटे के अंदर, और हर 4 मिनट के अंदर वो 1 डिग्री रोटेट कर लेती है। यानी कि अगर 12 बजे हैं कहाँ पे, ग्रीनविच के अंदर, तो अगर आप उसके 15 डिग्री, 12 बज गए यहाँ पे, 15 डिग्री इधर गए, अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप 15 डिग्री ईस्ट में गए ग्रीनविच के, तो आपने 1 घंटा यानी 60 मिनट ऐड कर दिए। ठीक है, फिर आप और 15 डिग्री जाओ, अगर आप वेस्ट में चले जाओगे, ये ग्रीनविच 0 डिग्री, इसके वेस्ट में चले गए तो आपने फिर 15 डिग्री चले गए तो आपको 1 घंटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर ग्रीनविच पे 12 PM है, तो अगर आप 15 डिग्री वेस्ट में आओगे तो टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 की जगह 11 AM ही होंगे। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और फिर हमें बोला कि हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, देखो इंडिया बहुत बड़ा है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके, इंडिया का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट में, मैंने ईस्ट पीछे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के अगर बीच का अगर मोटा मोटा अंतर भी देखें तो वो 30 डिग्री के आसपास आता है। 30 डिग्री का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का ये वाला इलाके में अगर कोई बंदा रह रहा है, अगर इस ए नाम की जगह पे कोई रह रहा है, तो उसके टाइम और गुजरात के इस जगह पे कोई रह रहा है, उसके टाइम के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 आवर्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 12 AM हो रखे हैं, ठीक है, तो ये तो पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, 2 घंटे पीछे आके 10, 12 कितने की AM की है, 12 AM ना करके इसको टाइम को चेंज करते हैं, AM PM में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको नॉर्मल सा टाइम रखता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5 बजे हैं यार, शाम के 5 PM मान लेता हूँ। ठीक है, 5 बज गए, तो ये 2 घंटे पीछे होने की वजह से यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो कितना होगा, 3 PM होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन थोड़ा बाद में आएगा, सन की जो लोकेशन यहाँ बाद में आएगी, तो यहाँ पे 3 PM है। लेकिन अपना देश एक एक ऐसा देश है जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाता है, और हम अलग अलग टाइम दे के उस देश की अखंडता को तोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हमने इस पूरे देश का एक ही टाइम फिक्स कर दिया, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजर रहा है, और इसी टाइम को हम बोल देते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये लाइन जो पास होती है मिर्ज़ापुर से पास होती है यूपी के अंदर, ये लाइन ग्रीनविच से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। कैसे हैं 5 घंटे 30 मिनट आगे, अभी बता देता हूँ। देखो यार 80, अबे इसको छोटा कर दूँ, 82.5 डिग्री को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 75 + 7.5। देखो 75 डिग्री, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 × 5, 15 डिग्री × 5। हर 1 डिग्री मतलब हर 15 डिग्री में 1 घंटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 15 के 5 हैं पार्ट्स, तो हमें 5 घंटे लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ 7.5 15 का आधा होता है, यानी 30 मिनट कर देंगे 1 घंटे का आधा, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। आगे क्यों है, प्राइम मेरिडियन को फोकस करो, 0 डिग्री उसके वेस्ट में है, मतलब उसके ईस्ट में है इंडिया, और ईस्ट में जाने से टाइम ऐड होता है, वेस्ट में जाने से टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी थी।
और इसके अंदर पूरा कुछ खास है नहीं, बस इतना ही लिखा गया है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 22.5 डिग्री ईस्ट है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और इसी को लोकल टाइम माना जाता है पूरे देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन जून 21, 21 जून के दिन, अभी ये नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है लेकिन कर लेते हैं। 21 जून के दिन हर साल विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अर्थ कुछ टिल्टेड होती है। 21 जून यानी जून का मतलब गर्मी, अर्थ का जो हम ऊपर वाले हेमिस्फेयर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऊपर वाले हेमिस्फेयर में रहता है इंडिया, तो जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह इन इलाकों के ऊपर पड़ती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी नहीं जाती। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके पे तो रोशनी पड़ रही है। ठीक है, और इस वाले इलाके में अंधेरा है, मतलब इस वाले इलाके में पूरे में अंधेरा पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखूं तो इंडिया के अंदर मतलब ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। इस इन चीज़ों में आप देखेंगे डे लाइट ज़्यादा है, पूरा का पूरा इतना आपको डे लाइट देखने को मिलेगी, सनलाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि इक्वेटर पे तो आपको 12 घंटे ही देखने को मिलेंगे दिन का समय। जैसे जैसे आप गर्मी में ऊपर जाओगे दिन बड़े होते जाएंगे। ठीक है, और 12 ज़्यादा ही होंगे, दिन बड़े रातें छोटी। और सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होगा, मतलब 12 घंटे से कम का समय रहेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि किन किन लैटिट्यूड पे 12 घंटे से अधिक का समय देखने को मिलेगा। 12 घंटे से अधिक का समय इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। आप बोलोगे 12 डिग्री ही होता है, घंटे का ज़्यादा तो है नहीं, तो इक्वेटर को ऑप्शन से हटा देंगे। इक्वेटर पे 12 डिग्री से 12 घंटे ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिलेगा, ऑप्शन 1 हट गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल कर्क रेखा ऊपर की साइड पड़ता है, तो यहाँ पे 12 कर्क रेखा मतलब इंडिया के अंदर से होकर गुजरती है, और इंडिया में गर्मियों के समय दिन 12 घंटे से बड़े होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है तो ये ऑप्शन हटा दो अपनी मतलब ऑप्शन से। चौथा चेक करते हैं, क्या आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल यहाँ पड़ता है। आर्कटिक सर्कल में 6 महीने कंटिन्यूसली डे होगा आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले इलाके में, तो 6 महीने कंटिन्यूस डे है, तो 12 घंटे से तो ज़्यादा ही है, तो चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और यहाँ पे दिन 12 घंटे से छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 2024 के प्रीलिम्स का सवाल है यूपीएससी का। ठीक है, और ये वही चीज़ है कि प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होती है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। इसको याद कैसे करते, बीएसएफ गेम्स इन टोगो किंगडम। यहाँ पे इस बी का मतलब होता है बुर्किना फासो, ये रहा बुर्किना फासो। एस का मतलब होता है स्पेन, एफ का मतलब फ्रांस, GAMES गेम्स का मतलब होता है घाना, इन कुछ नहीं होता, टोगो, ये रहा टोगो किंगडम, और किंगडम में कहाँ गए, यूनाइटेड किंगडम। गेम्स में एम का मतलब माली समझ लेना बस। ठीक है, बस ये था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे, 21 जून के दिन लॉन्गेस्ट दिन देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। गोलार्ध मतलब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून के दिन सबसे लॉन्ग डे देखने को मिलता है, तो वो कब होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। फर्स्ट हाफ का मतलब 1 से 15 तक, और फिर 16 से 30 का, तो 1 से 15 फर्स्ट, 16 से 30 सेकेंड, तो साफ से पता चल गया कि सेकेंड हाफ में आता है। ऑप्शन हटा दो। ठीक है, और मंथ ऑफ 21 जून बोला, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जुलाई में तो होता ही नहीं। आगे बढ़ो, ये यूपीएससी CAPF का सवाल है कि ग्रेट सर्कल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रेट सर्कल के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रेट सर्कल कंप्लीट होता है, मतलब अर्थ के चारों ओर मतलब चारों ओर होता है, मतलब एक बात करें तो अर्थ की परिधि यानी पेरीमीटर के बराबर ही होता है, 2πr के बराबर ही होता है। ठीक है, और हर ग्रेट सर्कल अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। नॉट करेक्ट पूछा, ये इंपॉर्टेंट होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार लो, नॉट करेक्ट है। तो ग्रेट सर्कल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ये तो करेक्ट हो गई। एवरी ग्रेट सर्कल इज सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सर्कमफेरेंस होता है।
ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल, मैंने बोला शॉर्टेस्ट ट्रेवल रूट होता है दो जगहों के बीच का, यही गलत है। ग्रेट सर्कल लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन, भाई आप सर्कमफेरेंस से बड़ा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये भी करेक्ट है। ये तीसरा रॉन्ग हो गया, CAPF UPSC का सवाल था। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, नेक्स्ट चैप्टर में सीजन पढ़ेंगे, उसी समय आप पढ़ेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ये होगा टिल्टेड एक्सिस पे रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर 12 बजे भैया, 12 बज गए, 12 PM है। व्हाट वुड बी द टाइम साइमल्टेनियसली एट ग्रीनविच, मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन रिस्पेक्टिवली। देखो ग्रीनविच अगर 0 डिग्री है तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री है, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है। अब 0 डिग्री पे क्या टाइम होगा, 0 डिग्री इंडिया पे अगर 12 PM है, हम कहाँ जा रहे हैं, इंडिया के वेस्ट में जा रहे हैं। देख लो भाई, वेस्ट में जाओगे टाइम क्या करोगे, घटाओगे। ग्रीनविच 0 डिग्री, मैंने बोला 0 डिग्री और इंडिया के 2.5 डिग्री में कितना अंतर था, आपने बोला 5 घंटे 30 मिनट। 12 बजे में से 5 घंटे 30 मिनट हटा दो, यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 6, 5 6 11 और पूरा 12 हो गया, यानी 6:30 AM करूँ या PM करूँ। देखो यार PM करूँगा तो मैं शाम के 6:30 पहुँच जाऊँगा, शाम के 6:30 नहीं, मुझे सुबह के 6:30 पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे अभी दिन हुआ भी नहीं, यहाँ पे दिन हो गया, इंडिया आगे निकल रहा है, ये पीछे है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ टाइम लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6:30 AM करना पड़ेगा, नॉट PM। तो यहाँ पे अगर 6:30 मॉर्निंग है तो इवनिंग वाले ऑप्शन हटे, ग्रीनविच वाले इवनिंग वाले ऑप्शन हटे। अब क्या दोनों जगह सेम टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों जगह अलग अलग टाइम नहीं हो सकता, सेम टाइम होगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री में टोटल 180 डिग्री होते हैं, 15 से भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा, 12 घंटे, ठीक है। अगर मैं 6:30 के अंदर 12 घंटे जोड़ दूँ, 6 आवर 30 मिनट के अंदर 12 घंटे जोड़ दूँ तो 18:30 मिलते हैं। 18 का मतलब होता है 6:30 PM के, इवनिंग के। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और ये MPSC का सवाल है 2020 का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है UPSC CAPF का। इन ऑर्डर टू फाइंड द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। क्या लेटीट्यूड से आप एब्सोल्यूट लोकेशन बता पाओगे, मैंने बोला रोहित यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला रोहित यहाँ पे, राम यहाँ पे, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाए, कहीं भी हो सकता है रोहित यहाँ पे, ऐसे लाइन करके हम एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। लेटीट्यूड भी चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बोथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSC के अंदर टाइम जोन्स के रिगार्डिंग। पहले हम पढ़ते हैं कि किसी भी देश के मल्टीपल टाइम जोन हो सकते हैं, जैसे इंडिया एक सिंगल टाइम जोन फॉलो करता है, फ्रांस 13 टाइम जोन्स फॉलो करता है, रशिया भी बहुत सारे टाइम जोन्स यूज़ करता है, US 6 टाइम जोन यूज़ करता है, चाइना 1 टाइम जोन यूज़ करता है, लेकिन अगर जियोग्राफिकली देखें तो वो 5 भी यूज़ कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन में पूछा है किन किन कंट्री के 4 से ज़्यादा टाइम जोन होते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में 6 होते हैं, डेनमार्क में 4 ज़्यादा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 4 से ज़्यादा होते हैं, ब्राज़ील में केवल 4 होते हैं। तो 5वां ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, तो इसका ऑप्शन आएगा ओनली 4, ठीक है। इन चारों के अंदर 4 से ज़्यादा टाइम जोन होता है। ये UPSC 2025 का प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है। तो ये ईजी क्वेश्चन हो गए यहाँ से अपने पूरे। ना एक बार टाइम जोन को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो कुछ कंट्रीज़ बहुत ही लंबी होती है, स्पान करती है, तो उनमें मान लो इस जगह से इस जगह के बीच में मान लो 50 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, तो 50 डिग्री से तो 2-3 घंटे का मतलब 3 घंटे के आसपास का फ़र्क पड़ गया। यानी कि यहाँ पे अगर 3 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे केवल 12 बजेंगे दोपहर के। इसका अंतर को रोकने के लिए देश के अलग अलग टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। टाइम जोन के लिए हम लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं, टाइम जोन्स को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस में 13 टाइम जोन्स को फॉलो करते हैं, रशिया में क्या, फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज है इसलिए, USA में 6, चाइना में 5 कर सकते हैं, लेकिन चाइना 1 ही मानता है, ठीक है, मानता है। इंडिया के अंदर 2 कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया, लेकिन 1 ही करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, PYQ भी हो चुके हैं, और मैं हमेशा की तरह जय हिंद बोल के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।